हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। हमारे कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि वह स्वस्थ होंगे, अपने शिक्षा के प्रति अग्रसर होंगे। विद्यार्थियों, आपके सामाजिक विज्ञान का वह भाग जिसे आप अर्थशास्त्र कहते हैं, आपकी की किताब का नाम आर्थिक विकास की समझ जिसे आप अर्थशास्त्र कहते हैं, उसका दूसरा अध्याय आर्थिक विकास के क्षेत्रक पर हम अध्ययन कर रहे थे, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि अर्थशास्त्र का परिचय क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक क्या है, और इनकी हमने तुलना की थी। आज हम इस वीडियो के पॉइंट में कुछ और उस एनसीईआरटी बुक के कुछ आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे। विद्यार्थियों, हमने पार्ट 1 में परिचय समझा था, पाठ्य का परिचय, क्या आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती हैं, जो भी जीवन में क्रियाएं की जाती हैं उनसे किस प्रकार का मुद्रा उत्पन्न होता है, और उसका जो है जीडीपी में किस तरीके से क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्रक, वह क्षेत्रक जिसका उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। इस पर भी हमने अध्ययन किया। फिर द्वितीय क्षेत्रक किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को क्षेत्र के जो वस्तुएं होंगे उन्हें विनिर्माण करके दूसरे वस्तुओं के रूप में बदलना द्वितीय क्षेत्रक कहलाता था। तृतीय क्षेत्रक में सेवाएं क्षेत्रक थी जो प्रथम और द्वितीय क्षेत्रक में सहायक थे। फिर तीनों क्षेत्रों की हमने तुलनाएं भी पार्ट 1 वीडियो में हमने किया था। इस वीडियो में हम आगे के 4 पॉइंट को कवर करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं और आपके साइड बुक में भी दिए होंगे। इन पॉइंट्स के कवर करने से पहले हम जीडीपी को थोड़ा सा और गहनता तरीके से आकलन इसका कर लेते हैं, इसको थोड़ा और गहन तरीके से व्याख्या कर लेते हैं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, यानी एक ऐसा आंकड़ा जो किसी विगत वर्ष में या किसी विशेष वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम योग को जोड़कर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाया जाता है। विद्यार्थियों, अगर हम कहें कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यदि सारी वस्तुओं का मूल जोड़ा जाता है तो क्या जीडीपी का जो आकलन है वह सही आता है? तो इसका अर्थ है नहीं। विद्यार्थियों, तो इसका उत्तर है नहीं। जीडीपी में उन्हीं वस्तुओं को जोड़ा जाता है जो वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम मूल्य होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर माने, एक बिस्किट कंपनी अगर बिस्किट बनाती है, ठीक है, वह क्या करती है, 10 रुपए की मैदा का इस्तेमाल करती है, ठीक है, 5 रुपए की चीनी का इस्तेमाल करती है, 2 रुपए का पानी इस्तेमाल करती है, 1 तरीके का बिजली इस्तेमाल, 1 रुपए का बिजली इस्तेमाल करती है। यानी कुल मिला जुलाकर वो क्या करती है, 10 रुपए का मैदा, ठीक है, 5 रुपए का चीनी, ठीक है, 2 रुपए का जल और 1 रुपए की बिजली, और उसमें 1 रुपया लाभ और 50 पैसा जो है जीएसटी के रूप में, यानी गुड सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है वस्तुओं पे लगाती है उसका लगा लेते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कुल 21 रुपया 50 पैसे का एक बिस्किट का पैकेट तैयार किया गया। अब आप बताइए कि हम जीडीपी में किस वस्तु का मूल्य जोड़ेंगे, 21 रुपया 50 पैसे का या फिर इन वस्तुओं का? तो इसका उत्तर है हम जीडीपी में सिर्फ 21 रुपये 50 पैसे का ही आकलन करेंगे, उसमें ही जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रयोग की गई सामग्री है यह मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, और मध्यवर्ती वस्तुओं को यदि दोबारा से क्या कर दिया जाए, जीडीपी में जोड़ दिया जाए, तो यह दोहरी गणना पद्धति की क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। यानी यहां पर जो जीडीपी निकालना था वो हमने दुगना निकाल दिया। पहले हमने क्या किया, इन वस्तुओं पर लगा हुआ जो आय है, जो इनका जो मूल्य है, जो बिक्री मूल्य है, उसको हमने जोड़ा। इसके बाद ये जो वस्तुएं होंगी ये पहले से जीडीपी में जुड़ी होंगी, ठीक है, और दोबारा से आप इसको जोड़ देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी वस्तु और सेवाएं उत्पन्न की जाती हैं उनका जो अंतिम मूल्य होता है उसी को जीडीपी में जोड़ा जाता है, उसके मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता, ठीक। इसके बाद क्षेत्रकों के इतिहास में ऐतिहासिक परिवर्तन। आप अगर भारत की अगर हम बात करें या पूरे विश्व की हम चर्चा करें, यदि पूरे विश्व में चर्चा करें तो हमने देखा कि जितने भी लोग विकास की दर पर आगे बढ़े, जो भी देश विकसित हुए,
उन्होंने अपने संसाधनों में परिवर्तन किया, अपने क्षेत्रकों में परिवर्तन किया। प्राथमिक क्षेत्रक जो कृषि उत्पादन क्षेत्रक थे उनमें बहुत ज्यादा बदलाव किया। उनमें मशीनों के द्वारा नए नए आधुनिक चीजें लाई गई, जिससे क्या हुआ कि जो प्राथमिक उत्पादन को बढ़ाकर उन्होंने जो लगे हुए प्राथमिक उत्पादन के जो लोग थे, जो प्राथमिक उत्पादन करते थे, जो कृषि क्षेत्र में थे, उन्हें द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में भेजा गया, जिससे देश का जो जीडीपी था वो बढ़ा। यानी हर विकसित राष्ट्रों ने ये क्या क्या एक तरीके का सूत्र, फार्मूला अपनाया। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम अपने क्षेत्रकों को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्रों में परिवर्तन करना होगा। उसमें जो लगे हुए जो लोग हैं उनको नए नए कौशल, नई नई सेवाएं और नई नई तकनीकी की तरफ ले जाना होगा, जिससे तृतीय क्षेत्रों में विकास हो सके। और जब तृतीय क्षेत्रों में विकास होगा तो जीडीपी में भी विकास होगा। हम इस पैमाने को आपके एनसीईआरटी किताब में दी गई एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। ठीक है, एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। आपके जो एनसीईआरटी बुक में जो ग्राफ दी होगी वो एक पैनल होगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये एक ही पर दिया गया होगा। हमने इसको अलग अलग बनाया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए समझिए, ए बी सी का मतलब है ए जो है वो प्राथमिक क्षेत्रक है, बी जो है द्वितीय क्षेत्रक है, सी जो है वो तृतीय क्षेत्रक है। ठीक है, सन 1977 से लेकर 1978 में प्राथमिक क्षेत्रक यानी ए में 500 तक क्या क्या इसकी वृद्धि विकास की दर मानी गई कि 500 तक होगा। ठीक है, और जो द्वितीय क्षेत्रक था जो बी है वो 1000 तक था और सी है वो 1500 तक था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकीकरण आया, जैसे जैसे आधुनिकीकरण आया, क्या आया, आधुनिकीकरण हुआ, यानी नई नई सामानी आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, वैसे वैसे सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो तृतीय क्षेत्रक का हुआ, यानी सी का हुआ। नई तृतीय क्षेत्रक का मतलब होता है सेवा क्षेत्रक, जैसे कि परिवहन मान लीजिए, अस्पतालें मान लीजिए, ठीक है, पर्यटक स्थल मान लीजिए, स्कूलें मान लीजिए, अस्पतालें जो बनाई गई हैं, होटल बनाई गई हैं, ये सब जो क्षेत्रक हैं वो आपके तृतीय क्षेत्रक हैं। 2017 से लेकर 2018 तक के बीच देखा गया कि प्राथमिक क्षेत्रक में 1977 और 1978 के मुकाबले विकास हुआ। क्या हुआ, विकास हुआ। कितनी रफ्तार से, दुगनी रफ्तार से विकास हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा विकास तृतीय क्षेत्रक में हुआ, क्योंकि तृतीय क्षेत्रक को 2017 से 2018 तक में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। नए नए पर्यटक स्थल बनाए गए, नए नए होटल बनाए गए, जगह जगह अस्पतालें बनाई गई, निजी विद्यालय बनाए गए। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके विकास हुआ, और विकास हुआ तो देश की जीडीपी भी क्या हुई, बढ़ने लगी। क्योंकि जैसे जैसे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, जैसे जैसे सेवाओं का निर्माण होगा, जो सेवाएं बनेंगी, सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद आता है उत्पादन में तृतीय क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। यानी भारत में, हिंदुस्तान की बात करें, भारत के हिंद के इतिहास में, हिंदुओं के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला, तृतीय क्षेत्रक को बढ़ावा मिला। नए नए पर्यटक स्थल खोले गए, जगह जगह पर बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। बड़े बड़े मंदिर बनाए गए तो वहां पर होटलें बन गई। क्या बनने लगी, होटलें बनने लगी। जब होटलें बनने लगी तो वहां बहुत अधिक मात्रा में पर्यटक आने लगे। तो इससे क्या हुआ, तृतीय क्षेत्रक को बहुत बढ़ावा मिला। 2017 से लेकर 2018 तक के जो ग्राफिक आंकड़े हैं वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा प्रथम क्षेत्रों से ज्यादा, द्वितीय क्षेत्रों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा बढ़ावा तृतीय क्षेत्रों को मिला। पर्यटक स्थल, सेवाओं क्षेत्रों को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, हम एक उदाहरण से समझते हैं कि तृतीय क्षेत्रक को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि प्राथमिक क्षेत्रों में बदलाव किया जाए, इनमें परिवर्तन किया जाए, और द्वितीय क्षेत्रों की जो निर्भरता है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, उसकी जो उत्पादन क्षमता उसको और बढ़ाया जाए, तो जो प्रथम क्षेत्र में जो लगे लोग होंगे वह तृतीय क्षेत्र की तरफ जाने के लिए अग्रसर होंगे। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक सीता क्या है, एक सीता किसान है। एक सीता जो है, सीता के जो परिवार है, सीता का जो परिवार है
क्या है, एक सीता का परिवार है, इसमें कुल 5, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो 0.538 कुछ हेक्टेयर करके था आपकी किताब में, या फिर आप मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर भूमि, इसे आप क्या कह लीजिए, 1 हेक्टेयर भूमि कह लीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि में वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। 1 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें यदि वो लोग वर्ष भर में 500 केजी जो है, यानी 5 कुंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, 5 कुंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं। लेकिन यह काम इस परिवार के 3 लोग भी मिलकर कर सकते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि उनके कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन वो काम नहीं कर पाते, या उन्हें काम करने के लिए नए मौके नहीं मिलते। यदि सीता के 5 सदस्यों में से कोई 2 सदस्य कहीं बाहर काम करने चले जाए, क्या करे, बाहर काम करने चले जाए, तो इससे आय होगी, आय अधिक होगी, सीता के परिवार की आय अधिक होगी। 3 लोग क्या करते हैं, 5 कुंटल जो गेहूं है उसका उत्पादन करने में सक्षम है, लेकिन काम वहां 5 लोग कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अपने कार्य कुशलता से लोग कम काम कर रहे हैं, तो क्या सीता के परिवार का विकास होगा, तो सीता के परिवार का विकास नहीं होगा। यदि सीता के परिवार के यदि 3 लोग अपने कार्य क्षमता का प्रयोग करके 5 कुंटल गेहूं का उत्पादन करें और 2 लोग यदि किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर काम करें, तो सीता के परिवार का आय बढ़ेगा, और जब सीता के परिवार का आय बढ़ेगा तो वह दूसरे क्षेत्रों में भी क्या करेगी, काम करने के लिए अग्रसर होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने कार्य कुशलता से अधिक जब काम होगा तो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो क्षेत्र बढ़ेगा, ठीक है। अधिकांश लोग कहां मौजूद हैं या कहां नियोजित हैं, आपके एनसीईआरटी किताब में ये भी पॉइंट दिया हुआ है कि अधिकांश लोग कहां मौजूद हैं, लोग कहां मौजूद हैं। हम चर्चा चौथे पॉइंट पे कर रहे हैं कि अधिकांश लोग कहां मौजूद हैं। अगर भारत की बात करें तो अधिकांश लोग तृतीय क्षेत्रक में मौजूद है। कहां मौजूद है, तृतीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में मौजूद है। यानी वह क्षेत्र जहां पर सेवाएं बहुत बड़े पैमाने पे किए जाते हैं, वहां पर भारत के ज्यादातर लोग मौजूद हैं, जिसमें लोग टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो हैं होटलों में काम करते हैं, पर्यटक स्थलों में, स्कूलों में। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अधिकांश लोग जो हैं वो तृतीय क्षेत्रों में ही मौजूद है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वैसे वैसे क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलता है, और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र बढ़ा है वो तृतीय क्षेत्र बढ़ा है, ठीक है। अगर हम सीता के परिवार का जिस तरीके से हमने उदाहरण लिया, इसको अगर हम एक तरीके से एक बार और दोहराने की प्रयास करें तो कह सकते थे कि सीता के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। उनका उत्पादन जो उनका उत्पादन था वो 500 केजी था, यानी 5 क्विंटल था, गेहूं था। यदि उसमें से यदि 3 लोग, क्या सिर्फ 3 लोग ही यह उत्पादन करते अपने पूरे कार्य क्षमता का प्रयोग करके, लेकिन वहां पर संलग्न कितने लोग थे, 5 लोग थे। इसका मतलब यह था कि लोग अपने कार्य कुशलता से कम काम कर रहे थे, उत्पादन तो उतना ही था, लेकिन जो उनकी कार्य क्षमता थी वो उनके हिसाब से वो काम नहीं कर रहे थे। यदि सीता के परिवार के 2 सदस्य यदि बाहर जाते और अन्य कोई कार्य करते तो सीता के परिवार की आय बढ़ती, आय बढ़ने की वजह से सीता के परिवार का विकास और तेजी से होता। हम देश में जब बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो यह बेरोजगारी कई रूपों में मौजूद है, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी कहते हैं। यानी ये एक ऐसी बेरोजगारी है जो पूर्ण रूप से क्या है, बेरोजगार नहीं है। जैसे कि सीता के परिवार में 3 लोग ही उस काम को कर सकते थे, उत्पादन पर बिना प्रभाव पड़े 3 सदस्य ही 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर सकते थे, लेकिन काम कर रहे थे 5 लोग। यानी 2 लोग जो थे वह इसमें अपने पूरे कार्य क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं कि 2 लोगों के बराबर इसमें प्रयोग नहीं किया जा रहा था। यदि इसमें से हटा दिया जाए 2 लोगों को, तभी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा।
लेकिन दो लोग इसमें काम जो है कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि वह बेरोजगार नहीं थे, वो काम तो कर रहे थे लेकिन कार्य अपने कार्य क्षमता से कम कर रहे थे, यानी वह अल्प बेरोजगार थे। ठीक है। यदि हमारे देश में जब खेती पर जो खेती पर आधारित कार्य करने वाले किसान हैं, क्या है, किसान है, वह जो अपना काम करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, मौसम के हिसाब से करते हैं। ठीक है। जब सितंबर का वक्त आता है, सितंबर अक्टूबर का, तो गेहूं बोते हैं। ठीक है। जुलाई का आता है तो धान की खेती करते हैं। क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वह मौसम पर आधारित काम करते हैं, उन्हें हमेशा काम नहीं मिलता, वो हमेशा काम नहीं करते हैं। यानी उनकी जो आय होती है वह हमेशा नहीं होती है, वह जो होती है वो प्राकृतिक मौसमों पर आधारित होती है। इसका मतलब यह हुआ कि वह पूर्ण रूप से जो है बेरोजगार नहीं है, वह अल्प बेरोजगार हैं, यानी ऐसे बेरोजगार हैं जो काम भी कर रहे हैं और क्या है, उनके कार्य क्षमता के हिसाब से उन्हें आय भी नहीं हो रही है, यानी वह अल्प बेरोजगार हैं, वह छिपे हुए बेरोजगार हैं। ठीक है। बेरोजगारी के शून्य करने का अर्थ यह नहीं है कि बेरोजगार शून्य हो जाएगा। यदि हमें पूर्ण रोजगार की बात करें, किसकी बात करें, पूर्ण रोजगार की बात करें, यदि पूर्ण रोजगार की बात करें तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बेरोजगारी शून्य के प्रतिशत के रूप में हो जाएगी। यदि लोगों को सबको काम मिल जाए तो बेरोजगारी क्या जीरो हो जाएगी, संभव है, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। जब मन चाहा तो काम किया, नहीं तो काम छोड़ दिया, तो इस हिसाब से लोग काम करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को शौक ही होता है कि वो बेरोजगार बैठे रहें। ठीक है। यानी बेरोजगारी को यदि समाप्त करना है तो हम पूर्ण रोजगार का फार्मूला अपनाएंगे, लेकिन पूर्ण रोजगार का फार्मूला भी अपनाकर हम पूर्ण रूप से बेरोजगारी समाप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग अपने जो कार्य क्षमता है उसके हिसाब से काम करते हैं, कुछ लोग काम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। कुछ को काम मिलता है लेकिन उस पर आय है, जो वेतन है वो कम मिलता है, उनका जो मन का जो उनके मेहनत का जो प्रतिफल है वो कम मिलता है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं। यानी पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं हुआ कि बेरोजगारी को शून्य कर दिया जाए, लेकिन यदि सदस्यों का अपने कार्य क्षमता के अनुसार यदि कार्य किया जाए तो उनके आय में वृद्धि होती है, जैसे कि सीता के परिवार के उदाहरण से हमने समझा। चलिए अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।